वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए चैप्टर की वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। तो आइए इसे समझते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति जो है इसमें हम जानते हैं, पहला टॉपिक भी हमारा क्षेत्रमिति है। तो क्षेत्रमिति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसे जान लें। तो क्षेत्रमिति जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि क्षेत्र का मतलब तो होता है जगह, जगह कह सकते हैं या स्थान कह सकते हैं। बेसिकली ये दोनों चीजें जो हैं एक विशेष चीज को बारे में बताती हैं, वो होती है आकृति। तो हम जो क्षेत्र की बात करते हैं तो वो होती है एक आकृति। तो एक आकृति के बारे में, और मिति का मतलब होता है मापतोल। मापतोल इसका मतलब होता है कि जब हम किसी विशेष आकृति की माप देखें कि उसकी माप तोल कितनी है, वह कितनी लंबाई है, उसकी कितनी चौड़ाई है, उसका परिमाप क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब कुछ क्षेत्रमिति में आता है। तो हम किसी भी आकृति के बारे में जब जानते हैं कि वो उस आकृति का आकार कैसा है, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी है, उन सबको क्षेत्रमिति में पढ़ा जाता है। तो यहाँ देखिए, पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं आकृतियों के बारे में। तो हम यहाँ लिखते हैं कि जो आकृतियां हैं वो दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, जो पहले नंबर पर जो आकृतियां आती हैं वो होती हैं समतल आकृति। समतल आकृति जिन्हें 2D शेप्स भी कहा जाता है। 2D शेप्स। इसमें वो आकृतियां आती हैं जिन आकृतियों के पास में परिमाप व क्षेत्रफल होता है। तो वो आकृतियां कौन कौन सी हैं, जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज, उसके अलावा समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज, और भी होते हैं जैसे कि समलंब चतुर्भुज। तो ये जो आकृतियां होती हैं, समांतर है, समलंब है, समचतुर्भुज है, वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, ये सभी आकृतियां समतल आकृति कहलाई जाती हैं, क्योंकि इन आकृतियों को हम एक समतल सतह पर बना सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। इनका निर्माण जो होता है वो रेखाखंडों से ही होता है। इन्हीं में एक आकृति और शामिल होती है जिसे कहा जाता है वृत्त। वृत्त भी इन्हीं में एक आकृति होती है जिसे समतल आकृति कहा जाता है। नंबर 2 पर दूसरे प्रकार की जो आकृतियां होती हैं उन आकृतियों को कहा जाता है ठोस आकृति। इन्हें ठोस आकृति कहा जाता है। और ठोस आकृतियां कौन सी होती हैं? ठोस आकृति उन्हें कहा जाता है जो आकृतियां किसी भी समतल पर तो बनाई जा सकें। समतल पर उन्हें दिखाना हो हमें बनाकर तो उन्हें बना तो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा वो वास्तविक जीवन में जब हम उनको प्रयोग में लाते हैं तो उन सभी आकृतियों को हम देख सकते हैं। जो हमारी वस्तुएं होती हैं वो ठोस आकृति में ही पाई जाती हैं। जैसे कि हमारे पास ये मार्कर है, आपके पास इरेजर हो सकती है, शार्पनर हो सकती है, जैसे रूल, रबड़, कटर, किताब हो सकती है, कॉपी है, व्हाइट बोर्ड है, घर में और काम आने वाली टेबल, कुर्सी वगैरह, ये सभी जो आकृतियां हैं ये ठोस आकृतियां कहलाती हैं। इन आकृतियों के पास क्या पाया जाता है? सबसे पहले इनके पास एक तो होता है क्षेत्रफल। सबसे पहले इनमें एक क्षेत्रफल पाया जाता है, वह दूसरा इनमें पाया जाता है आयतन। अब ये आकृतियां कौन कौन सी हैं, इनके एक बार नाम जान लेते हैं। जो वर्ग जैसा दिखाई दे उसे हम घन कहते हैं। एक जो आयत जैसा दिखाई देता है उसे घनाभ कहा जाता है। एक ऐसी आकृति जिसके दोनों सिरों पर वृत्त बना हुआ हो और कुछ ऊंचाई हो जिसके पास में, उसे बेलन कहा जाता है। बेलन जो होता है आकृति, इस बेलन में से जो टोपी जैसी आकृति होती है, या फिर हम बात करें जो बर्थडे कैप जो टोपी होती है, या फिर आइसक्रीम की जो कॉन होती है, उसे कहा जाता है शंकु। इसके अलावा एक आकृति और होती है जो बाल्टी जैसी दिखाई देती है, जिसे छिन्नक कहा जाता है। ये यहाँ पर विभिन्न आकृतियां ऐसी हैं। इनमें एक आकृति और शामिल होती है जिसे कहा जाता है गोला। ये गोला जो आकृति है, इसके लिए आपने बहुत से उदाहरण देखे होंगे। सबसे पहला जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो होती है बॉल।
जो क्रिकेट बॉल होती है जिससे खेलते हैं वो बॉल एक गोला होती है। और जो चूड़ी होती है, अगर हम चूड़ी के साइज की बात करें कि चूड़ी का जो साइज है वो इनमें से किस में आता है, तो चूड़ी देखने में तो वृत्त जैसी होती है लेकिन उसका असली आकार जो है वो बेलन होता है। रुपए का जो सिक्का है उसका आकार कौन सा होगा, उसका आकार भी बेलन होता है। उसके अलावा आपके पास जो इरेजर होती है, रबड़ जो होती है, उसका आकार घनाभ होता है। और जिस रूबिक क्यूब को, जिस एक क्यूब होता है सॉल्व करने के लिए जिसमें 6 हिस्से होते हैं और उनको एक जैसे रंग में शामिल करना होता है, उसे घन कहा जाता है, वो घन की आकृति में होता है। तो इस प्रकार से क्षेत्रमिति में हम इन विभिन्न आकृतियों के बारे में समझते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पर समतल आकृतियों के बारे में बताया जिसमें हम परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जिनमें से सबसे ज्यादा वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, इनके बारे में जानेंगे। तो आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं कि कैसे सवाल इनके लिए आएंगे। तो उससे पहले हम जानेंगे कि परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है, फिर इनके सवाल भी हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है परिमाप। परिमाप किसे कहते हैं, किसी भी आकृति की बाहरी परिसीमा की कुल लंबाई को उसका परिमाप कहते हैं। ये कैसे होता है, सबसे पहले हम इनको आकृति के लिए जान लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे सामने एक आकृति है, ये एक आकृति दी हुई है और इस आकृति पर हम देखें तो इसे कहा जाता है वर्ग। तो वर्ग के लिए यदि यहाँ पर इसका नाम है ए बी सी और डी, यहाँ एक वर्ग दिया हुआ है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी में यदि एक भुजा की हम बात करें, यदि ए बी जो इसकी है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, तो वर्ग की परिभाषा के अनुसार, वर्ग की परिभाषा क्या कहती है कि वर्ग में चारों भुजाएं जो होती है ना वो समान लंबाई की होती है। तो इसलिए ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अब यहाँ पर जब हमें इसका परिमाप निकालना है तो क्या करना होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर से क्या होता है जो वर्ग का परिमाप है वो होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग के परिमाप को आप डायरेक्ट सूत्र से लिख सकते हैं, 4 गुणा भुजा होता है। या फिर दूसरा तरीका भी है कि आप इन चारों को जोड़ दीजिए, उससे भी उत्तर निकल आएगा। या फिर क्या करेंगे हम एक ही भुजा को यहाँ एक बार लिखेंगे और 4 से डायरेक्ट उसका गुणा कर देंगे। हल करके देखते हैं। तो वर्ग का परिमाप निकालना तो हम लिखेंगे 4 गुणा 5 सेंटीमीटर बराबर से 4 गुणा 5 करेंगे तो 20 आएगा, 20 और ये आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर होगा 20 सेंटीमीटर। इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर निकल चुका है। अगर इसको हम, जैसा कि यहाँ परिभाषा में दिया हुआ था कि उसकी जो कुल लंबाई है उसे उसका परिमाप कहते हैं, तो अगर इसको ऐसे निकाला जाए जोड़ के तो कैसे आएगा, इसमें हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी डी प्लस डी ए। जोड़ते हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 बराबर से 5 और 5 10 हो जाएंगे, 10 और 5 15 और 5 20। तो यहाँ भी कितना आएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से या तो हम चाहें इन सबको जोड़कर भी इसका हल निकाल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 4 गुणा भुजा जो इसका सूत्र है उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए अब इसके बाद बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर। ये तो पहला हो गया, दूसरे नंबर पर बढ़ते हैं। दूसरा है परिमाप। दूसरा जो है वो आयत के लिए होगा कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो देखिए आयत की आकृति कुछ ऐसी दिखाई देती है। इस आकृति में अब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका नाम ए बी सी और डी। इसका नाम है आयत और आयत के जो बिंदु हैं वो ए बी सी डी हैं। यहाँ आयत की परिभाषा के अनुसार, आयत की परिभाषा हमें बताती है कि इसकी आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर इसे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो इधर इसके सामने वाली भुजा ये भी 2 सेंटीमीटर होगी और इसके सामने वाली भुजा ये 5 सेंटीमीटर होगी। अब आयत का परिमाप कैसे काम करता है, तो इसमें लिखेंगे हम आयत का परिमाप। आयत का परिमाप बराबर से होता है 2 ब्रैकेट स्टार्ट या फिर गुणा का चिन्ह आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो वो लगा सकते हो, 2 गुणा फिर कोष्टक शुरू, फिर लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई और ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद या तो हम इस सूत्र का प्रयोग करके सवाल को हल कर सकते हैं या फिर हम इसकी कुल लंबाई को जोड़कर भी निकाल सकते हैं। पहले सूत्र को काम में लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा लंबाई कितनी है, जो भुजा ज्यादा बड़ी होगी, जिस भुजा का मान ज्यादा होगा वो लंबाई कहलाएगी। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस, उसके बाद इसमें दूसरी चौड़ाई कितनी है 2, तो इसको 2 लिखेंगे। अब जोड़िएगा 5 और 2 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 7 बराबर से 14 सेंटीमीटर।
ये 14 आ गया। इनको यहाँ जोड़ के दूसरी तरफ से कर लेते हैं। दूसरी तरफ कैसे होगा परिमाप निकालने के लिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सबको जोड़ते हैं। यह आएगा ए बी जो है वो 5 का दिया हुआ है, तो इसे लिखेंगे 5 प्लस ये है 2, ये 5 दिया हुआ है और ये 2 दिया हुआ है। सबको जोड़ते हैं, 5 और 2 7, और यहाँ पर फिर से 5 और 2 7, 7 और 7 मिलकर हो जाएंगे 14, इसे लिखा जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आयत का जो परिमाप है उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए जो सूत्र लिखे हैं इन्हें आप अच्छे से काम में लें, ये आपके बहुत काम के सूत्र हैं। इन्हें आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप इन्हें अलग से लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर आता है त्रिभुज। त्रिभुज देखिए कैसा होता है। त्रिभुज देखने में ऐसी आकृति पाई जाती है त्रिभुज की, इसे त्रिभुज कहा जाता है। और जो ये त्रिभुज है इसका नाम रखेंगे हम ए बी और सी। त्रिभुज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला त्रिभुज वो होता है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं। दूसरा त्रिभुज वो होता है जिसमें 2 भुजा समान होती है और 1 भुजा अलग होती है। और तीसरा त्रिभुज वो होता है जिसमें तीनों भुजाएं अलग अलग हो। यदि हम इसको दोनों तरीके से करके देखें, मतलब तीनों जो सवाल है इसके तीनों सवालों को करेंगे। पहले एक सवाल कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर इसको भुजा को अगर इसकी जो भुजा है उसे ए मान लिया जाए, इसको बी और इसको सी मान लिया जाए, तो इसका परिमाप क्या होगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर से ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों भुजाओं का जो योग है वही इसका परिमाप कहलाएगा। लेकिन यदि 2 भुजाएं समान होती तो देखो जरा, अगर यहाँ b की जगह पर ये भी a होता तब क्या कहलाता, ये कहलाता a प्लस सी, और ये 2 बार आया है तो लिखेंगे 2a प्लस सी कहलाता ये। अगर तीनों ही भुजाएं एक जैसी हो जाएं, जैसे इसको भी अगर a ही बना दिया जाता तो क्या होता, जब कहलाता ये a प्लस a, और तब तीनों को जोड़ते थे बनते ये 3a, जिसको हम लिखते हैं 3 गुणा a लिखते हैं इसको। तो इसके लिए जो इसके सूत्र बनते हैं उनको हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला सूत्र तीनों भुजाएं समान होने पर क्या बनेगा, 3 गुणा a, ये एक सूत्र बनता है। दूसरा सूत्र ये बनता है 2 गुणा a और इसके बाद में प्लस c, या फिर इसको b भी कह सकते हैं हम, दूसरी भुजाएं ना, इसको दूसरी को b कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा होता है a प्लस b प्लस c, ये तीसरी भुजा के लिए होता है जब तीनों भुजाएं अलग अलग दी गई हो। तो अब देखिए इसके लिए सवाल कैसे हल करते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने जो त्रिभुज दिया हुआ है उसके लिए हम माप लिख लेते हैं कि माप कैसे हैं। देखो इस त्रिभुज में यदि यहाँ भुजा दे दी जाए 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, तो इसका जब परिमाप निकालना है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो क्या करना होगा, हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप बराबर से 2 प्लस 3 प्लस 4 बराबर से कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो ये आ जाएगा 9। और इकाई जो दी हुई होगी, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और सेंटीमीटर नहीं है, अगर मीटर दे रखा है तो मीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर है तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस सवाल को हल किया जा सकता है। एक चीज और, यदि त्रिभुज जो है इन दोनों में से कोई एक दे दे जिसमें तीनों भुजाएं समान हो या फिर 2 भुजाएं समान, तो जो भुजा समान होंगी ना उनको सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। सवाल में वो भुजा सिर्फ एक बार आएगी। जैसे मान लो ये जो त्रिभुज है जिसमें तीनों भुजाएं समान होती है, इस त्रिभुज को कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में सवाल कुछ इस प्रकार से होता है कि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताओ। तो उसमें बस वो एक भुजा के बारे में देगा और सीधा ही हमसे परिमाप पूछेगा। तो क्या करना होगा, एक ही जगह पर वो 5 लिखेंगे, उसका गुणा 3 से करेंगे तो 5 गुणा 3 करने पर 15 आएगा, तो उसका परिमाप कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो होगा इसके बाद में क्षेत्रफल, कि क्षेत्रफल के सवाल कैसे होते हैं, तो आइए उसे भी हम जान लें। तो देखिए अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो है क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल क्या होता है पहले से जान लें, कि किसी भी आकृति के द्वारा सतह पर घेरी जाने वाली जगह ही उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। तो कोई भी आकृति जब हम बनाते हैं तो वो जब सतह पर बनाई जाएगी तो सतह पर जितनी जगह उस आकृति ने घेर ली है, जिस जगह को अब हम काम में नहीं ले सकते, तो वो उस आकृति का क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। जैसे हम एक वर्ग बना दें, तो हमने वर्ग ये बनाया है सामने, इस वर्ग में अब इस वर्ग को बनाते वक्त में देखिए कितनी जगह ली है इसने, यहाँ से यहाँ तक की जगह घेर ली है इसने पूरे बोर्ड में से। तो ये जो जगह इसने घेरी है ना, यही इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। पर इसे निकालते कैसे हैं,
तो इसमें पहले इसका नाम लिख लें, ए बी सी और डी। इसकी भुजा जो है, मान लो ए बी भुजा जो है वो 4 सेंटीमीटर दे रखी है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणा भुजा। अब ये सूत्र कैसे बनता है ये आपको किसी और वीडियो में किसी दिन हम बताएंगे, परिमाप के सूत्र कैसे बनते हैं, क्षेत्रफल के सूत्र कैसे बनते हैं। लेकिन अभी के लिए बस हमें सवाल हल करने हैं। तो पहले आप इसे जान लीजिए कि यहाँ पर वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो हमें पता है कि यहाँ सभी भुजाएं कौन सी हैं, सभी भुजाएं तो समान होती हैं। तो भुजा अगर हमें एक बार भी एक भुजा के बारे में दिया हुआ है तो हम सभी भुजाएं वहां से लिख सकते हैं। तो बाकी भुजाएं कितनी होंगी, ये भी 4 सेंटीमीटर होंगी। तो इस प्रकार से अब हम क्या कर सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बराबर 4 गुणा 4 सेंटीमीटर बराबर से कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अब इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना वो 16 सेंटीमीटर तो होगा, और साथ में यहाँ लगा देंगे स्क्वायर। इसको वर्ग कहा जाता है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में से वर्ग कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर हम कहेंगे 16 सेंटीमीटर वर्ग। तो इसके बाद में अब आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है आयत के लिए। तो एक आयत बनाते हैं पहले, फिर हम सवाल को जानेंगे सवाल कैसा है हमारा। तो इसका नाम आयत है। इसमें ये ए बी सी और डी दिया हुआ है। इसकी भुजा अगर 4 सेंटीमीटर है और इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो हमें इसका भी क्षेत्रफल निकालना है। तो जब भी कभी किसी नॉर्मल साधारण आकृति का क्षेत्रफल निकालना होता है ना, तो क्षेत्रफल का एक साधारण सा सूत्र होता है। क्षेत्रफल का एक साधारण सा सूत्र होता है जो ज्यादातर काम में लिया ही जाता है। वो होता है आधार गुणा ऊंचाई, या फिर आधार गुणा चौड़ाई भी कह सकते हो आप इसे। अगर ऊंचाई नहीं कहना चाहते तो आप इसे चौड़ाई कह सकते हो। तो इस प्रकार का एक ये सूत्र होता है। ये सूत्र कैसे काम करता है, वर्ग में आप देखना चाहो तो देखिए, इसका आधार कितना था, ये आधार है इसका, और ऊंचाई कितनी है इसकी, इस ऊंचाई कह सकते हैं इसको, या फिर हम चौड़ाई कहें इसको। तो ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी क्या है, लंबाई, या फिर इसका आधार है। तो आधार और उसके बाद में उसकी चौड़ाई से जब उसका गुणा कर दिया जाए, जब उसका गुणा कर दिया जाता है तो क्षेत्रफल निकल के आता है। तो ये भी 4 है, ये भी 4, मतलब ये भी भुजा है और ये भी भुजा ही है। तो इसलिए इसका सूत्र भुजा गुणा भुजा बना। इसमें क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई या आधार गुणा चौड़ाई, कुछ भी लिख सकते हैं। तो आधार इसका क्या होगा, ये 4 है तो ये भी 4 ही कहलाएगा। तो इसमें लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर से ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये इसका सूत्र होता है। तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 4 यहाँ है तो 4 सबसे बड़ी भुजा को लंबाई कहेंगे। ये इसकी लंबाई है कितनी, 4 गुणा, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई दे रखी है 3 है, तो इसमें लिखेंगे 3 बराबर से कितना आ जाएगा, 12, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको तुम अगर उस सूत्र के आधार पर देखो तो कैसे काम करता है, देखो इसे कहेंगे इसका आधार, हम ये आधार है, और ये इसकी कहलाएगी क्या, चौड़ाई। तो आधार गुणा चौड़ाई करने पर भी क्या निकला, आधार इसमें 4 था, चौड़ाई इसमें कितनी थी, 3, 4 गुणा 3 करने पर 12 आया। और वैसे भी इस आयत का हमने अभी जो क्षेत्रफल निकाला वो कितना है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो ये काम करता है। अब आगे आते हैं अगले सूत्र के लिए, अगली आकृति पर, नंबर 3 पर। ये जो आकृति है ये त्रिभुज की आकृति होगी। यहाँ जो त्रिभुज की आकृति होती है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। यहाँ आपको कोई छोटी सी चीज नई सीखनी होगी। तो देखिए इस आकृति का नाम है ABC, ये एक त्रिभुज है ABC का। इसमें जो आधार था, ध्यान रहे आधार की बात कर रहे हैं पहले, तो आधार जो है वो तो BC है। तो यदि तुम्हें यहाँ पर दे दिया जाए कि यहाँ इसकी भुजा 2 है, ये 3 है और ये 5 दे रखी है, तो आधार कितना है इसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो ये उसका सूत्र होता है। अब देखिए कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर जो ये आधार है ना BC, ये आधार तो आधार रहेगा ही, लेकिन जो ऊंचाई है वो कहां से आएगी, क्योंकि ये तो एक तिरछी ऊंचाई है। तो इसमें ऊंचाई जो होती है ना,
वो किसी भी एक भुजा पर, यहां से जब से ये आधार है ना, तो इस पर ऊपर वाले शीर्ष से एक सीधी रेखा खींची जाती है जो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसकी जितनी ऊंचाई होगी ना, वही इसकी असली ऊंचाई कहलाएगी। मान लीजिए अगर इसकी ऊंचाई यहाँ पर दे यहाँ इसकी ऊंचाई दे रखी है 2.5, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2.5 ही इसकी ऊंचाई मानी जाएगी। अब देखिए इसमें सवाल को हल करते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार तो हमारा 5 दिया हुआ है, तो 5 लिखेंगे, 5 गुणा और 2.5 क्या दे रखा है, 2.5 इसकी ऊंचाई दे रखी है। तो अब इसको गुणा करते हैं, तो देखिए पॉइंट के गुणा आपको आते हैं या नहीं आते अभी तो उसको भी हम यहाँ पर हल करके देखेंगे। तो 2.5 का गुणा 5 से करते हैं, पहले यहाँ लिखकर हम बता रहे हैं आपको। देखिए 2.5 है, गुणा करना है 5 से, तो 5 का गुणा पहले 5 से कीजिए। 5 का गुणा 5 से करने पर 5 आएगा, हासिल 2 होगी। 5 का गुणा 2 से करने पर 10 आता है, 10 और 2 12, तो इसका उत्तर तो कितना आ गया, 125। लेकिन पॉइंट के बाद कितने अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर भी हम उत्तर में से 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, तो इसका उत्तर बनेगा 12.5। इसको आगे लिख लेते हैं, ये बनेगा 12.5 बटे, और ये जो 2 था ना, ये 2 यही रहेगा। अब आपको क्या करना होगा, अब इसमें भाग देना है, 12.5 में फिर से 2 से भाग देना है। तो इस भाग को कैसे किया जाएगा इस भाग को हम आपको यहां करके बता देते हैं ताकि आप इसे देख भी पाएं। तो 2 से हमें भाग देना है 12.5 में, तो देखिए सबसे पहले 1 में भाग तो जाएगा नहीं, 12 में देना पड़ेगा, तो 6 बार भाग तो जाएगा, 12 में भाग दे दिया, ये पूरा हो गया। अब पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट को यहाँ उतार दो, अगली संख्या उतारेंगे 5, 2 से 5 में भाग देंगे, तो 2 से 5 में 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पर आएगा 4, उसके बाद घटाएंगे तो यहाँ से 1 बचेगा। अब पॉइंट पहले से लगा हुआ है, तो जब संख्या आगे नहीं होती है तो जीरो हम हर बार एक संख्या, अगली संख्या उतारने के लिए हम जीरो लिख सकते हैं, तो यहाँ जीरो लिखेंगे। तब 2 से 10 में भाग देंगे तो 5 बार भाग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10, घटाने पर आता है 0, तो संख्या भाग हमारा पूरा हो गया। तो इसका उत्तर कितना है, 6.25, तो हम लिखेंगे बराबर से 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर वर्ग है, आयत है या त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और जो हमने यहाँ पर ये जो सूत्र लिखे हैं, ये आपके बहुत काम के सूत्र हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए जैसा आपको सही लगे, लेकिन ये आपके पास संभाल के रखने हैं आपको, क्योंकि किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको इस सूत्र की आवश्यकता होगी जब भी कभी इन आकृतियों से जुड़े हुए सवाल आप हल कर रहे होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं, हम अगला जो टॉपिक है हमारा, अब टॉपिक तो हमारे सभी खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर में से, लेकिन हम लगभग यहाँ पर 2 या 3 क्वेश्चन करके और देखते हैं जिनमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्नावली में और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो आइए उसकी हम शुरुआत करें। देखिए अब इसमें एक सवाल लिखा है हमने, और इस सवाल को हल करके देखते हैं कि क्या इस सवाल में पूछा गया और इसको कैसे हल किया जाएगा। एक बगीचे का क्षेत्रफल 912 मीटर स्क्वायर है, इसकी चौड़ाई 19 मीटर है, तो 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बगीचे के 4 दीवारी बगीचे की 4 दीवारी का खर्चा ज्ञात करो। कि हमें क्या करना है, एक बगीचा बना हुआ है और उसकी चौड़ाई तो हमें दे रखी है और उसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, और वो कह रहा है कि 50 रुपए प्रति मीटर की दर से ना वहां पर हम उस पर 4 दीवारी करवा रहे हैं, बगीचे के चारों तरफ क्या करवा रहे हैं, 4 दीवारी करा रहे हैं। तो उस 4 दीवारी का खर्चा बताओ कि कुल कितने रुपए उसमें लग जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, जैसा सवाल में दिया हुआ है पहले उसको हम लिख लेते हैं। तो देखिएगा हम लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल बराबर से 912 मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद में चौड़ाई दे रखी है, तो चौड़ाई लिखेंगे, चौड़ाई बराबर से 19 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर इतना तो हमें दिया हुआ है। अब इससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए क्षेत्रफल जब भी कभी निकालना होता है तो क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता होती है। तो चौड़ाई दी हुई है और क्षेत्रफल में पहले से ये चीजें होती हैं, तो लंबाई चौड़ाई इसके अंदर तो है। अब हमें यहाँ से पहले लंबाई को बाहर निकालना पड़ेगा, वरना इस सवाल को पूरा नहीं किया जा सकता। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए यहाँ हम लिखेंगे कि बगीचे का क्षेत्रफल बराबर से, ध्यान रहे जब कोई आकृति तुम्हें दे रखी है और तुम्हें नहीं पता कि वो वर्गाकार आकृति है फिर या आयताकार, तो वहां पर आयत का सूत्र लगाकर भी आप सवाल को हल कर सकते हो इससे सवाल आपका गलत नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल बराबर से लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। तो अब देखिए ध्यान से,
लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहाँ लिख लेते हैं हम। अब तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 912 और मीटर स्क्वायर के। अब हमें क्या करना है, चौड़ाई तो हमारे पास दी हुई है, तो हम लिखेंगे लंबाई गुणा, लंबाई के बाद में जो चौड़ाई दे रखी है उसे लिख देंगे 19 मीटर स्क्वायर बराबर से कितना हो जाएगा, 912 मीटर स्क्वायर। अब हमें लंबाई चाहिए ना, तो जो संख्या पहले से गुणा में है उसे दूसरी तरफ ले जाकर भाग में लिख देंगे। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे लंबाई बराबर से 912/19। अब 19 से 912 में भाग देना, तो इसे हम यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। तो देखिएगा 912, इसमें हमें भाग देना पड़ेगा 19 से, तो 19 से इसमें भाग देते हैं, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 29 57, 19 चौक 76। तो सबसे पहले 4 बार भाग जाएगा, 76 आ जाता है। यहाँ से घटाएंगे, यहाँ से बचेगा 5 और यहाँ से बचेगा 1, ये आ जाएगा 2। अब इसमें भाग देते हैं, 152 लिखा हुआ है, तो देखिए 152 में कितनी बार भाग जाएगा। तो देखिए अब इसमें भाग देते हैं, 19 से 152 भाग देंगे तो ये 8 बार भाग जाएगा, 19 अट्ठे 152। तो यहाँ लिखेंगे 152 माइनस, और ये तो हमें 48 प्राप्त हो चुका है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो इसकी लंबाई है वो बराबर कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 48 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर से 48 मीटर। तो ये हमें लंबाई तो मिल चुकी है। अब देखिए सवाल में आगे बढ़ते हैं। सवाल में और क्या पूछा गया है कि हमें उसके लिए ये पता लगाना है कि 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बगीचे की यदि हम 4 दीवारी करवाएं तो 4 दीवारी में कितना खर्चा आएगा। तो 4 दीवारी क्या होती है, जो आकृति है बगीचे की वो आयताकार आकृति है, और उस आयताकार आकृति के लिए जब उसमें 4 दीवारी कराई जाएगी तो वहां उसका परिमाप निकालना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की बाउंड्री करा रहे हैं उसमें। तो परिमाप जब निकाला जाएगा तो परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो परिमाप का सूत्र लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो हम लिखेंगे तो बगीचे का परिमाप बराबर से क्या होगा, 2 गुणा यहां से लंबाई प्लस चौड़ाई। अब उसके बाद में इसको हल कर लेते हैं पहले एक बार से। तो देखिए 2 गुणा, अब लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई हमने 48 निकाली थी, चौड़ाई 19 दी हुई है, तो इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 48 प्लस 19। अब इसको हल करना है, तो देखो बराबर 2 गुणा, इसको जोड़ते हैं, 9 और 8 17 के लिए आ जाता है यहाँ पर 7, हासिल 1 और 1 2, 2 और 4 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आ गया 2 गुना 67, इसको हल करते हैं तो बराबर से ये कितना आ जाएगा, 2 का यहाँ पर 2 का गुना 7 से करेंगे तो ये आएगा 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये आ जाता है 143। अब 143 मीटर जो है ये बगीचे का परिमाप आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हम परिमाप। अब हमें खर्चा निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, खर्चा बराबर से कितना आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा जो खर्चा है ना हमारा वो कैसे निकलेगा, खर्चा निकालने के लिए परिमाप गुणा दर करना होगा हमें। दर कितनी है, 50 रुपए प्रति मीटर, और खर्चा के जो परिमाप है वो कितना 134। तो हम लिखेंगे बराबर से 134 गुणा 50। अब इसको हल कर लेते हैं, जो 50 का गुणा है वो सीधा हमें दर कर लेते हैं यहाँ पर इसको लिखकर। तो देखिए 134 गुणा 50, 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद 5 से गुणा करते हैं, 5 गुणा 4 करने पर 5 चौके 20, 0 हासिल 2, 5 से 3 में गुणा करेंगे, 5 से 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, उसके बाद 5 और 1 6, तो ये आएगा 0 0 7 और 6। तो ये हमें मिलेगा, जो हमारा खर्चा है वो कितना हो गया, 6700 रुपये, ये हमारा खर्चा रहेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, जिसमें सवाल हमें चाहे कैसा भी पूछा जाए, यदि हमें आकृति के बारे में समझ में आ गया कि आकृति कैसी है, और उसके बाद हमें ये पता चल गया कि उसमें कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और कौन सी चीज़ें हमसे पूछी गई हैं, तो सवाल आसान हो जाता है। तो इस प्रकार आप चाहें तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से इसी प्रकार के अन्य सवाल आपको किताब में और भी मिलेंगे तो उन्हें भी आप करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए धन्यवाद।